So good morning everyone. I welcome you all to 5 crack prelim series में. So let's discuss today's topics. The first question is consider the following statement about Goa Liberation Day. ये न्यूज़ भी आप देख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है. ये आपका देख सकते हैं. So let's see the first statement. Goa was ruled by Portuguese for more than 450 years. Goa was liberated on December 19, 1961. The first tri-service operation of Indian Armed Forces, Operation Trident, was about the liberation of Portuguese territories of Goa, Daman and Diu. You have to tell the correct answer. तो यहाँ पे ये अगर देखा जाए काफ़ी फैक्चुअल है यहाँ पे. तो ये दिस इज़ करेक्ट. इट वाज गोवा वाज रूल्ड बाय पार्टुगीज फॉर मोर देन 450 ईयर्स. गोवा वाज लिबरेटेड ऑन दिसंबर 19, 1961. ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं. द फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑपरेशन ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, ऑपरेशन विजय, द नेम वॉज ऑपरेशन विजय. यहाँ पे ट्राइडेंट लिखा है. सो द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन वॉज ऑपरेशन विजय. विजय वॉज अबाउट द लिबरेशन ऑफ पोर्टुगीज टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव. ऑपरेशन ट्राइडेंट जो कि आपका 1971 में था, एन ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च्ड ऑन पाकिस्तान पोर्ट सिटी ऑफ कराची ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 का वॉर. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है. दोनों स्टेटमेंट बाकी सही है. आंसर है दैट इज़ 1 and 2. So this session is presented by me. My name is Saurabh Pandey. So let's see the second question. Second question is about Competition Commission of India. तो ये टॉपिक देखो इंडियन एक्सप्रेस का है. इट इज़ अ स्टेटरी बॉडी विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ Commerce and Industry. It is responsible for enforcing the Competition Act 2002 in order to promote competition and prevent activities that have appreciable adverse effect on competition in India. CCI approves combination under the act so that the two merging entities do not overtake the market. You have to tell the correct answer. So read it carefully. कंपटीशन कमीशन अभी भी काफ़ी न्यूज़ में था इन केस ऑफ अमेजन, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के केस में. सो इट इज़ अ स्टेटरी बॉडी. इट इज़ एज पर द एक्ट. इट इज़ अ स्टेटरी बॉडी एंड इट इज़ विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है ये. इट्स नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. तो इट इज़ अंडर कॉर्पोरेट अफेयर्स. सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. ये रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग कंपटीशन एक्ट 2002. ये अभी आपको याद रखना है. कंपटीशन देखो, मार्केट प्रिंसिपल पर बेस्ड कंपटीशन हो, दैट नीड टू बी इंश्योर्ड, है ना. मोनोपोलाइजेशन को रोकना. अब डिजिटल स्पेस में मोनोपोलाइजेशन को रोकने के लिए एक नया चैलेंज कंपटीशन कमीशन के सामने आ रहा है. तो इसके लिए कई जो स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे. तो कई जो चेंजेस है वो देखने को मिलता है. CCI अप्रूव्स कॉम्बिनेशन अंडर द एक्ट सो दैट द टू मर्जिंग एंटिटी डू नॉट ओवरटेक द मार्केट. कोई भी ऐसी एंटिटी अगर उसकी मर्जिंग हो रही है, और हो सकता है मर्जिंग होने के बाद वो दे विल ट्राई टू कैप्चर द मार्केट, मोनोपोलाइजेशन आपका इंक्रीज़ हो, तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है. सो ये सही है, ये सही है यहाँ पे. तो आंसर है दैट इज़ 2 and 3. नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स. ये भी टॉपिक आप देख सकते हो. इट इज़ रिलेटेड विद द कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स. द एम, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखें व्हेन यू टॉक अबाउट द कन्वेंशनल वेपन्स के बारे में जब हम बात करते हैं. द एम ऑफ द कन्वेंशन एंड इट्स प्रोटोकॉल इज़ टू प्रोवाइड न्यू रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविलियंस फ्रॉम इंजरी by weapons that are used in armed conflict, and also to protect combatants from unnecessary suffering. The convention covers fragments that are undetectable in the human body by X-ray, landmines, booby traps, and incendiary weapons, blinding laser weapons, and the clearance of explosive remnants of war. Parties to the convention must take legislative and other action to ensure compliance with the convention. तो certain conventional weapons जैसे कई वॉर हो गई और छूट जाए तो उसको हटाना ये बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो समटाइम्स नोन एज इनह्यूमन वेपन कन्वेंशन भी से हम कहते हैं. It is called as Inhuman Weapon Convention. Framework of rules that ban or restrict weapons considered to जो unnecessary, unjustifiable and indiscriminate suffering it can cause. The convention cover landmines, booby trap, incendiary devices, blinding laser weapon, clearance of explosive remnants of war. तो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं. मतलब कई ऐसे वेपन्स हैं जो कि जैसे वॉर से कोई रिलेटेड है ही नहीं, वो माइंस वहीं रह गई,
और कोई नॉर्मल पर्सन ही जा रहा है उसकी उससे डेथ हो गई, तो ये एक जिम्मेदारी बन जाती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे वेपन्स को डिस्ट्रॉय आपका किया जाए, जो भी पार्टी है इस कन्वेंशन की, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द आंसर है दैट इज़ 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैरवो वायरस। यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है। सो इट इज़ हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज दैट कैन ऑल्सो बी life threatening in puppies and dogs. It affects the lungs of canines, with puppies being more susceptible. The virus has reported a 90% mortality rate. तो ये करेक्ट आपको बताना है। So यहाँ पे if you talk about this virus, it affects the intestinal tract of canines, canines with puppies being more susceptible. Nearly 2,000 pets and stray dogs in Amravati cities were affected by canines parvovirus last month, with veterinarians cautioning pet owners against a severe outbreak. Bloody diarrhea, vomiting, drastic loss of weight, these are the symptoms. It is highly contagious also. Virus is spread through direct contact with an infected dog or by the direct contact with a contaminated object, including hands and clothing of people who handle infected dogs. The dogs can get exposed to the parvovirus every time it sniffs, licks or consume infected feces. Indirect transmission occur when a person who has recently been exposed to an infected dog touches the puppy, or when puppy encounters a contaminated objects like food or water bowl, collars and leashes. So these are the things that you should consider. It affects the lungs of the canines, with puppies being more susceptible. It affects the intestinal tract, it's not the lungs. ठीक है, तो ये गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। द आंसर इज 1 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट about joint committee of parliament prescription for data bill. Social media companies that act as intermediaries are to be treated as a content publishers. Inclusion of non-personal data. All data fiduciaries that deal exclusively in real data have to register themselves with the data protection authority. You have to tell the correct answer. So इसमें भी आपको ध्यान से रीड करना है। Social media companies that do not act as an intermediary are to be treated as content publisher. This means they become liable for the content they host. So इंटरमीडिएटरी अगर उनको कंसिडर किया जाएगा तो यहाँ पे मतलब जो भी लीगल है वो नहीं हो पाएगा, तो दे नीड टू बी ट्रीटेड एज अ कंटेंट पब्लिशर। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे सोशल मीडिया कंपनी दैट एक्ट एज इंटरमीडिएटरीज आर टू बी ट्रीटेड एज अ कंटेंट पब्लिशर। तो सोशल मीडिया कंपनी दैट डू नॉट एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी, तो ऐसा सोशल मीडिया जो कि इट इज़ नॉट एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएटरी, इट हैज़ टू बी ट्रीटेड एज अ कंटेंट पब्लिशर। जैसे अगर कोई आप किताब पढ़ रहे हो तो अब किसी पब्लिशर ने उसको पब्लिश किया तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसी तरीके से जो भी चीज़ें पब्लिश हो रही हैं सोशल मीडिया के लिए तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इंक्लूजन ऑफ नॉन पर्सनल डेटा, ये सही है। ऑल डेटा फिड्यूसरीज दैट डील एक्सक्लूसिवली इन एडल्ट डेटा हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। यहाँ पे मेजोरिटी, यहाँ पे अगर देखा जाए all data fiduciaries that deal exclusively in children data have to be registered themselves with data protection authority for this period, a period of 9 months from the notification of that has been suggested. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा content that is related with children data तो करना पड़ेगा। The committee has recommended a fine of up to rupees 15 crore or 4% of the total global turnover of the firm for data breaches and jail term of up to 3 years, 3 साल का जेल भी हो सकता है। If identified data is re-identified. In case of any data breach, the data aggregator or fiduciary must notify the DPA within 72 hours of becoming aware of it. The DPA shall then decide the quantum of severity of the data breach and accordingly ask the company to report it and take appropriate remedial measures. So these are the things that you should know. ये पता होना चाहिए। लैंग्वेज ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आंसर आपका होगा दैट इज़ 2 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंडिया टुडे की न्यूज़ भी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइफून्स, इसके बारे में हिंदू एनालिसिस में भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। इट इज़ अ मेच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट डेवलप्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 100 डिग्री ईस्ट इन द नदर्न हेमिस्फीयर विद इन द नदर्न नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म ड्यूरिंग विंटर while the majority of storms form between December and May. A few storms may occur between June and November. तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। तो विद इन द नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक देर आर नो ऑफिशियल टाइफून सीजन, अ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे देखना है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि लाइक इट इज़ द मेच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट डेवलप्स बिटवीन 180 डिग्री
एंड 100 डिग्रीज। तो टाइफून जैसे इट इज़ ऑल्सो ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब जैसे टाइफून हो गया, ये आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में होता है, इसी तरीके से ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में आपका जो हरिकेन्स है, अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स है, और इसी तरीके से साइक्लोन है आपके इंडियन ओशन रीजन में। तो दीज आर अ कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये स्टेटमेंट सही है। विद इन द नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म ड्यूरिंग विंटर। तो यहाँ पे ये देखना है, विद इन द नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक देयर आर नो ऑफिशियल टाइफून सीजन आर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन दे आर फॉर्म्ड थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। A typhoon is a mature tropical cyclone that develops between 180 and 100 degree east in the northern hemisphere. This region is referred to as northwestern Pacific basin and is the most active tropical cyclone basin on earth. ये ध्यान में रखना है, that region between 180 से लेके 100 degree east in northern hemisphere, ये ध्यान रखना है। 6 मेन रिक्वायरमेंट है साइक्लोन के बनने के लिए। वार्म सी सरफेस टेम्परेचर रिक्वायर है, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए इन द लोअर मिडिल लेवल्स ऑफ द ट्रोपोस्फियर, इनफ कोलेसिस फोर्स होना चाहिए। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत है कि वो मेजोरिटी ऑफ स्टॉर्म्स फॉर्म बिटवीन दिसंबर एंड मे एंड फ्यू स्टॉर्म्स में अगर बिटवीन जून एंड नवंबर। तो दिस इज़ ऑल्सो राइट, क्योंकि ये अभी हमने डिस्कस भी किया है कि देर आर नो ऑफिशियल सीजन्स एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है, तो जो आंसर है दैट इज़ बी, 1 ओनली। नेक्स्ट ये अगर देखोगे न्यूज़ है, सुपर टाइफून राय स्लैम्स इनटू फिलीपींस, रेस्क्यू ऑपरेशन गेट अंडर वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 594 किलोमीटर लॉन्ग गंगा एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली। द गंगा एक्सप्रेसवे विल एक्ट एज अ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टू कनेक्ट प्रोडक्शन यूनिट, डेवलपमेंट सेंटर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेंटर्स विथ नेशनल कैपिटल्स। ड्यू टू गंगा एक्सप्रेसवे, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, टूरिज्म इंडस्ट्री विल गेट अ बूस्ट इन द लेसर डेवलप्ड एरिया ऑफ रोहिलखंड एंड विंध्या region. The Ganga Expressway will play an important role in the establishment of food processing unit, warehousing, agriculture, market and milk based industry. तो यहाँ पे इंडिया टुडे की न्यूज़ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट है, मतलब अगर आप तीनों को प्रॉपरली रीड करोगे, द एक्सप्रेसवे विल पास थ्रू 12 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदाऊं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, इनसे ये पास होके आपका ये जाएंगे भी सारे। और बाकी इसके बेनिफिट्स हैं, दे विल एक्ट एज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कनेक्ट करेंगे प्रोडक्शन यूनिट, डेवलपमेंट सेंटर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और गंगा एक्सप्रेसवे की वजह से वी कैन से एग्रीकल्चर, कॉमर्स, टूरिज्म इंडस्ट्री, इसको भी बूस्ट मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे इट विल ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो तीनों स्टेटमेंट सही आंसर है 1, 2, 3। तो अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। आप अभी तक अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ें। यूज़ द कोड SPLIVE, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ आप कर सकते हैं। तो एवरी मंडे है आपका, मंडे टू फ्राइडे है, मंडे टू फ्राइडे 10 बजे है। स्टैटिक भी है, डेली T20 डेली करंट अफेयर्स भी है। और अनअकैडमी के साथ अपना जो मिशन आप एकम्प्लिश कर सकते हैं। लाइव मेंटरिंग है, स्टडी प्लानर है एंड मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, ओपन हाउस विद एजुकेटर भी है आपका। और ऑप्शनल के लिए भी आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, टॉप एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं। यूज़ द कोड SPLIVE, जितने भी ऑप्शनल हैं उनके आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं। अभी लास्ट 2 डेज़ आपके बचे हुए हैं UPSC एनुअल प्राइज़ हाइक के लिए। तो इसमें जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सारे एजुकेटर्स के सारे जो कोर्सेस हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ और ये सब भी आप एक्सेस कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 3 मंथ एक्सटेंशन भी मिलेगा। तो अगर आप अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो ज़रूर, अभी तक स्टार्ट नहीं किया और नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर से करें। नए कोर्सेस है, जैसे 15 दिसंबर को शुरू हो रहा है, 22 दिसंबर को आपका कोर्सेस कॉम्प्रहेंसिव 2022 के लिए आपके NCERT का कोर्स है, ये आप देख सकते हैं। 2022 2023 के लिए कोर्सेस हैं, तो इनको आप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।